फ्रेंड्स, आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का ऊपर बात करेंगे। जो टॉपिक का नाम है कि वेल्डिंग सेफ्टी। ये बहुत कॉमन एक्टिविटी है जो कि हर प्लांट में चलता रहता है। एंड तो इसका अगर सेवेरिटी एंड कॉन्सिक्वेंस देखेंगे, ये बहुत हाई सेवेरिटी एंड कॉन्सिक्वेंस इसका जो रहता है वो बहुत हाई रहता है। तो इसीलिए इसका सेफ्टी, प्रॉपर सेफ्टी में काम करना वेल्डिंग एक्टिविटी में ये बहुत जरूरी है। आज जो मैं मॉड्यूल आप लोग का आगे शेयर करूंगा, ये कम्प्लीटली मॉड्यूल, आप इतना नॉलेज अगर आपका पास आ जाएगा देन आप कम्प्लीटली एक आदमी को आप ट्रेनिंग दे पाएंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर में। ठीक है, तो चलिए हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। और मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए देन काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट इस टाइप का मैं बहुत सारा वीडियो लेके आऊँगा एंड सबसे पहले आपका पास वो पहुँच जाएगा। वेल्डिंग जॉब में हम लोग को देखेंगे कि क्या क्या रिस्क एंड क्या क्या हैजर्ड अवेलेबल रहता है। फर्स्ट थिंग है कि इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है, बर्न इंजरी हो सकता है, आई इंजरी हो सकता है, एयर पोल्यूशन हो सकता है एंड फायर एंड एक्सप्लोजन भी हो सकता है। तो हम लोग आगे देखेंगे कि इलेक्ट्रिक शॉक अगर होगा देन हम लोग कैसे उसको कंट्रोल करेंगे। अगर इलेक्ट्रिक शॉक होने का चांसेस है तो हम लोग को तो कुछ कंट्रोल लेना पड़ेगा ना। तो वो कंट्रोल किस टाइप का कंट्रोल लेंगे तो हम लोग सेव कर पाएंगे खुद को। ठीक है, होल्डिंग का पर्पज क्या है और इसका डेफिनेशन क्या है। होल्डिंग हम लोग का ये पर्पज है कि दोनों मेटल को हम लोग को जॉइंट करने के लिए हम लोग को होल्डिंग करना पड़ता है। ठीक है, एंड अगर डेफिनेशन का बात करेंगे तो जॉइंट पीसेस ऑफ मेटल बाय हिटिंग देम एंड प्रेसिंग देम टुगेदर। तो ये होल्डिंग का डेफिनेशन होता है। एंड जनरली हम लोग के इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो इलेक्ट्रिकल आर्क होल्डिंग वो ज़्यादा चलता है। तो यहाँ पर क्या होता है, तो आर्क इज जनरेटेड बिटवीन एन इलेक्ट्रोड एंड द वर्कपीस। ये दोनों का बीच में एक आर्क जनरेट होता है। और वहाँ पर अगर टेम्परेचर का बात करेंगे तो वहाँ पे अराउंड 4000 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर वहाँ पे जनरेट होता है। तो ये बहुत आपको लग रहा होगा कि इतना सारा टेम्परेचर, अगर फर्नेस में हम लोग बात करेंगे तो 1400 डिग्री सेल्सियस या 1000 डिग्री सेल्सियस में चलता रहता है, लेकिन यहाँ पे 4000 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे चलता है। तो ये इतना टेम्परेचर इसलिए जनरेट होता है क्योंकि बहुत कम टाइम में, आप अगर टाइम का बात करेंगे देखिए कितना कम टाइम में वो मेटल पीस को जाके वो मतलब लिक्विड फॉर्म में ले आता है। ठीक है, तो ये बहुत हाई टेम्परेचर वहां पे जनरेट होता है, तो इसलिए उसका रीच बहुत ज्यादा है। हम लोग को जो बात हुआ था फर्स्ट में था कि इलेक्ट्रिकल शॉक। तो अभी हम लोग देखेंगे कंडीशन फॉर शॉक ड्यू टू डिफेक्टिव, कहाँ पे शॉक लग सकता है आपको। ड्यू टू डिफेक्टिव होल्डर और होल्डिंग रिटर्न्स, वहां पर आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। या लोअर बॉडी रेजिस्टेंस वेट कंडीशन, आप अगर जहाँ पे होल्डिंग करेंगे उस एरिया अगर वेट कंडीशन में आ जाए तो वहां पे आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। थर्ड थिंग है कि क्रॉसिंग एंड कॉन्टैक्ट ऑफ होल्डिंग केबल और पावर केबल। अगर होल्डिंग केबल मान लीजिए कि डैमेज कंडीशन में है तो वहां पर आप अगर कॉन्टैक्ट में आएंगे तो वहां पे आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो अभी हम लोग देखेंगे वो सारा चीज को हम लोग प्रिवेंट कैसे करेंगे, कैसे हम लोग रिस्क को मिनिमाइज करेंगे। हम लोग को इलेक्ट्रिकल होल्डर शुड बी फुली इंसुलेटेड, जो इलेक्ट्रिकल होल्डर रहेगा वो प्रॉपर्ली इंसुलेटेड रहना चाहिए। लाइव पर्सन शुड नॉट बी टच, अगर जहाँ लाइव करंट है वहां पर टच नहीं करना है हम लोग को। मशीन ग्राउंडिंग टू बी इंश्योर, जो मेटालिक अगर मेटालिक होल्डिंग बॉडी होगा, मशीन का जो बॉडी होगा अगर मेटल मेटल में होगा देन वहां पर मतलब आपको बॉडी अर्थिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा। देन हॉट इलेक्ट्रोड होल्डर शैल नॉट बी डीप इन वाटर, हॉट इलेक्ट्रिकल होल्डर को हम लोग को वाटर में डीप नहीं करना है। केबल कनेक्टेड विद द होल्डर शैल हैव एडिक्वेट करंट कैरिंग कैपेसिटी, जो केबल आप लोग यूज कर रहे हैं उसका भी एडिक्वेट करंट कैपेसिटी, वो स्ट्रेंथ रहना चाहिए उसका। इसका हम लोग कैसे हम लोग मेजर करेंगे कि एक केबल में इतना करंट कैपेसिटी दे पाएगा या नहीं, उसके लिए मेरा जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का वीडियो में मैं उसमें बहुत अच्छा सा समझाऊंगा। तो आप मेरा चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट मेरा इस टाइप का बहुत सारा वीडियो आता रहेगा, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। देन रिपेयर केबल शैल नॉट यूज,
अगर किसी रिपेयर केबल को आप यूज कर रहे हैं, देन मान लीजिए कि एक जॉइंट करके आप काम कर रहे हैं, कोई ज़्यादा उसको खींच लिया, खींच लेने के बाद क्या होगा, वो मे भी डिस्कनेक्ट हो सकता है। तो अगर उसी पोजीशन में कोई आदमी का अगर टच हो जाएगा, वहां पे कॉन्टैक्ट में आएगा, देन वहां पे इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। अभी हम लोग देखेंगे बॉर्न इंजरी को हम लोग कैसे मिनिमाइज करेंगे, राइट। फर्स्ट, बॉर्न इंजरी को हम लोग मिनिमाइज करने के लिए ड्यू टू हॉर्स पैटर्न, कहाँ पे बॉर्न इंजरी होने का चांसेस है, ड्यू टू हॉर्स पैटर्न, बिकॉज हम लोग को मालूम है कि 4000 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रोच वहाँ पे टेम्परेचर जनरेट होता है। तो बहुत हाई टेम्परेचर है, तो वहाँ पर हॉर्स पैटर्न निकलेगा। तो वो हॉर्स पैटर्न से मतलब हम लोग को बर्निंग इंजरी हो सकता है। टचिंग हॉट जॉब और बेयर पार्ट ऑफ होल्डर, अगर होल्डर अगर इतना टेम्परेचर वहां पे जनरेट होता है तो 100% होल्डर का भी इम्पैक्ट काफी ज्यादा होगा। तो उसको अगर होल्डर को आप टच करेंगे बेयर हैंड में, देन वहां पर भी आपको बर्न इंजरी हो सकता है। देन थर्ड थिंग है कि फ्लैश फ्रॉम शॉर्ट सर्किट एंड एक्सपोज केबल, कभी भी लूज कनेक्शन, ये एक चीज याद रखिए, लूज कनेक्शन होगा देन वहां पे स्पार्किंग क्रिएट होता है, फ्लैश क्रिएट होता है। तो उस समय आपको शॉर्ट सर्किट एंड एक्सपोज केबल, शॉर्ट सर्किट जैसे नहीं होगा वो चीज भी ध्यान देना है हम लोग को। एंड एक्सपोज केबल, मान लीजिए केबल का इंसुलेशन कहीं पे नहीं है, वहां पर भी अगर स्पार्क क्रिएट होगा, देन आसपास में कुछ अगर मेटल होगा, देन वहां पर हम लोग को बर्निंग इंजरी हो सकता है। देन एक्सेसिव हीट, ज्यादा हीट का कारण उसमें भी बर्न इंजरी हो सकता है, राइट। देन अगर प्रिकॉशन का बात करेंगे तो हम लोग बर्न इंजरी से बचने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, एस्बेस्टस हैंडग्लोव्स पहनना पड़ेगा, राइट। ये नॉर्मल हैंडग्लोव्स एंड एस्बेस्टस हैंडग्लोव्स ये स्पेशलाइज फॉर वेल्डिंग जॉब। तो आपको एस्बेस्टस हैंडग्लोव्स आपको मार्केट में शॉप से भी दुकान से मिल जाएगा। एस्बेस्टस हैंडग्लोव्स को बोलेंगे तो वो लोग दे देंगे, नहीं तो आपको वेल्डिंग करने के लिए जो हैंडग्लोव्स चाहिए वो बोलेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। देन फ्लेम प्रूफ एप्रॉन मेड ऑफ लेदर एंड अदर सुटेबल मटेरियल, ये भी आपका जो पीपी एप्रॉन, बॉडी एप्रॉन, ये भी आपको रेडीमेड मिल जाएगा मार्केट में, राइट। एंड ये एप्रॉन भी आपका लेदर रहना चाहिए, ठीक है। जनरल हम लोग को लैब में जिस टाइप का एप्रॉन पहनते हैं उस टाइप का एप्रॉन पहनेंगे तो वहां पर भी आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, क्लियर। देन आप लोग को ये लेदर एप्रॉन चाहिए, आप अगर दुकान से भी बोलेंगे कि हम लोग को वेल्डिंग के लिए वेल्डिंग एप्रॉन चाहिए तो वो आपको आसानी से दे देगा, राइट। देन वेल्डिंग शील्ड, वेल्डिंग शील्ड भी हम लोग को चाहिए, बिकॉज इतना सारा अगर हॉट टेम्परेचर हॉट स्पार्टर जनरेट होते देन हमारा आंख में भी लग सकते, दोनों वेल्डिंग शील्ड हम लोग को चाहिए। देन टाइट एंड प्रोटेक्टिव क्लॉथ इज रिकमेंडेड, अगर लूज क्लॉथ होगा देन मे भी हमारा वो जो क्लॉथ अगर इसका ऊपर लग जाएगा और कहीं हॉट सरफेस में लगेगा, देन वहां पर भी हम लोग को चांसेस है कि बर्न इंजरी होगा, राइट। और एक रिस्क भी अवेलेबल है वेल्डिंग में, वो क्या है, आई इंजरी, राइट। आई इंजरी होने का चांसेस है बहुत ज्यादा रहता है, जो भी वेल्डिंग करता है उसको भी आई इंजरी होता है, एंड जो साइड में भी रहता है वो लोग को भी आई इंजरी होता है। हम लोग को अगर कॉन्टिन्यूसली एक वेल्डिंग एक्टिविटी को हम लोग को नेकेड आई में देखेंगे, देन हम लोग को भी आई इंजरी हो सकता है। वो कैसे होता है, वो होता है एक रे जनरेट होता है वेल्डिंग में, जिसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रे। वो रेडिएशन क्या करेगा, अगर हमारा आंख में अगर हम लोग को बेयर आई में देखेंगे, देन हमारा इंटरनल लेयर ऑफ द आई एंड रेटिना को वो डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, यूवी प्रोटेक्टिव ग्लास यूज करना पड़ेगा, जो कि हम लोग का जो फेस शील्ड यूज करते हैं उसका सामने में जो ग्लास देते हैं वो यूवी प्रोटेक्टिव ग्लास है, क्लियर। नेवर सी द आर्क डायरेक्टली, यूज ओल्डर हेलमेट एंड शील्ड, जो ओल्डर हेलमेट शील्ड में उसमें रहता है यूवी प्रोटेक्टिव ग्लास, तो इसीलिए वो सेफ है। एंड हेल्पर टू वेयर प्लेन गॉगल्स विथ शैटर प्रूफ लेंस मोर देन 3 mm थिक, ये भी हेल्पर लोग को चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट है कि एयर पोल्यूशन, अगर वेल्डिंग एक्टिविटी में एयर पोल्यूशन भी हो सकता है, बिकॉज हम लोग को पता है किसी भी गैस अगर निकलेगा वो कहाँ जाएगा, वो एयर में ही जाएगा, बिकॉज एयर में जो भी गैस वो मिक्सअप होता है।
तो airborne contaminated founding during welding are chromium, manganese, मोलिबेडिनियम, कार्बन मोनोक्साइड एंड फ्लोराइड, राइट। इस टाइप का बहुत सारा कंटामिनेट वो एयर में मिलते जाएंगे, राइट। तो इसमें क्या होता है, अगर हम लोग जो सांस में लेते हैं तो वो चीज को हम लोग लेना पड़ता है, तो उसमें हमारा हेल्थ का कंडीशन भी वो सही नहीं रहेगा, देन धीरे धीरे हमारा हेल्थ खराब हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, जनरली जहाँ पे आप होल्डिंग करेंगे वो प्रॉपर वहाँ पे वेंटिलेशन रहना चाहिए। अगर कॉन्फाइंस में का बात करेंगे देन 100% वहाँ पे जनरल वेंटिलेशन, बिकॉज डायरेक्ट ऑक्सीजन नॉट अलाउड, तो आपको बाहर से प्रॉपर वेंटिलेशन फैसिलिटी अरेंजमेंट करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो फिल्टर टाइप रेस्पिरेटर शुड बी यूज इन ओपन एयर। आपका जो रेस्पिरेटर यूज करेंगे वो फिल्टर टाइप ही रहना चाहिए। एयर लाइन रेस्पिरेशन टू बी यूज व्हाइल वर्किंग टॉक्सिक एनवायरमेंट। अगर कहीं पर आपका टॉक्सिक एनवायरमेंट में काम कर रहे देन आप लोग एयरलाइन रेस्पिरेटर यूज करना पड़ेगा, राइट। देन और क्या हो सकता है वेल्डिंग में, वेल्डिंग में फायर एंड एक्सप्लोजन भी हो सकता है। फायर एंड एक्सप्लोजन कहाँ होगा, फायर एक्सप्लोजन, फायर कैन बी ड्यू टू स्पार्किंग। अगर कहीं पर स्पार्किंग होता है देन वहां पर फायर एंड एक्सप्लोजन का चांसेस है। बैड कंडीशन ऑफ होल्डिंग केबल, होल्डिंग केबल का अगर कंडीशन सही नहीं रहेगा देन वहां पर भी फायर एंड एक्सप्लोजन का हो सकता है। लूज कनेक्शन एंड जॉइंट, लूज कनेक्शन अगर रहेगा देन वहां पर भी फायर एंड एक्सप्लोजन हो सकता है। आप बोलेंगे कि सर लूज कंडीशन या स्पार्किंग में कैसे होता है, राइट। एक क्वेश्चन अगर आपका दिमाग में आ रहा है वो सही आ रहा है, बिकॉज देखिए आप अगर कहीं पर भी स्पार्किंग होता है देन अगर उसका पास में मान लीजिए कुछ कॉम्पोस्टेबल मटेरियल रखा गया है देन वहां पर क्या करेगा, सपोज एक पेट्रोल डब्बा रखा गया है एंड वहां पर के स्पार्किंग होकर थोड़ा सा फ्लैश हुआ, देन फ्लैश होने का टाइम में वो अगर इनकेस वो इसका कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा, पेट्रोल का कॉन्ट्रैक्ट में, देन वहां पर क्या है ना बहुत बड़ा सा फायर हो जाएगा, एक्सप्लोजन भी हो सकता है, राइट। मान लीजिए कि आपका एलपीजी सिलेंडर रखा गया, होल्डिंग एलपीजी सिलेंडर के ऊपर कंटिन्यूसली स्पार्टर गिर रहा है, देन वहां पर भी आपका एक्सप्लोजन हो सकता है, राइट। देन और कहाँ हो सकता है, इम्प्रॉपर रिटर्न केबल, अगर आपका जो केबल है ये प्रॉपरली अगर करंट कैरिंग कैपेसिटी उसका नहीं रहेगा देन, और प्रॉपरली भी अगर रिटर्न नहीं रहेगा देन वहां पर भी पार्किंग हो सकता है एंड उस पार्किंग की वजह से फायर एंड एक्सप्लोजन भी हो सकता है, राइट। तो ये सारा चीज को हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे मिनिमाइज करेंगे वो रिस्क को। फर्स्ट थिंग, कीप अवे द कॉम्पोस्टेबल मटेरियल, जो भी कॉम्पोस्टेबल मटेरियल, तो वो सबको क्या करेंगे हम लोग थोड़ा डिस्टेंस में रखना है। डू नॉट कैरी आउट होल्डिंग नियर हॉट वर्क इन ऑपरेशनल प्रोसेस प्लांट। अगर कोई प्लांट प्रोसेस में है देन वहां पर आपको हॉट वर्क नहीं करना है, अगर कुछ खतरा है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्या एडिशनल हॉट वर्क परमिट इसलिए लिया जाता है, तो अगर इनके साथ कुछ अर्जेंट हुआ देन एक हॉट वर्क परमिट लिया जाता है जिसमें के चेकलिस्ट रहता है। तो चेकलिस्ट में अगर आप लोग को किसी को जरूरत है वो चेकलिस्ट पे आप मुझे कमेंट पे देंगे, मैं उसको भेज दूंगा। अगर हॉट वर्क परमिट या हॉट वर्क चेकलिस्ट आप लोगों को किसी को भी चाहिए देन मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिए, मैं उसमें आपका मेल आईडी नोट कर दें, मैं मेल में शेयर कर दूंगा, राइट। तो हॉट वर्क परमिट बेसिकली क्या होता है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हॉट वर्क परमिट में मेन चीज है कि हम लोग को देखना पड़ता है कि वहां पर कुछ कॉम्पोस्टेबल मटेरियल या ये अगर फ्लैश होगा देन वो कहाँ कहाँ उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो वो चीज को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है हॉट वर्क परमिट में, राइट। Then holding in closed container should be carefully planned with the adequate ventilation, standard and confined space work apply। अगर कहीं पे क्लोज कंटेनर में आप लोग को मान लीजिए कि रूम का अंदर आप लोग को होल्डिंग कराना है देन प्रॉपर वेंटिलेशन हम लोग को इंश्योर करना है, राइट। बिकॉज ये होल्डिंग से अगर सीओ गैस निकलता रहता है या बहुत सारा का डेंजरस गैस वो निकलता रहता है, अगर वो प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं रहेगा देन हम लोग उसको सांस लेने में हमारा लॉन्ग कैंसर, मैं आगे दिखाऊंगा डिटेल्स में, ठीक है, लॉन्ग कैंसर भी उसमें हो सकता है।
इसीलिए प्रॉपर वेंटिलेशन बहुत जरूरी है। एंड इसका अगर क्लोज रूम हो गया, क्लोज कंटेनर हो गया, देन कॉन्फाइन स्पेस तो वही सेम टाइप का है, ठीक है। और कॉन्फाइन स्पेस का अलग क्राइटेरिया है। कॉन्फाइन स्पेस का भी वीडियो अगर आप लोग को चाहिए, आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन का दबा दीजिए, सो दैट आपका जो भी वीडियो है मेरा वो आपका पास हमेशा पहुंच जाएगा, राइट। तो कॉन्फाइन स्पेस का अगर देखेंगे, कॉन्फाइन स्पेस का जो भी स्टैंडर्ड है, वेल्डिंग करने से पहले हम लोग को जो स्टैंडर्ड फॉलो करना है कॉन्फाइन स्पेस में, अगर क्लोज कंटेनर होगा या क्लोज रूम होगा, उसका अंदर भी सेम स्टैंडर्ड हम लोग को फॉलो करना है, राइट। The project has designated how to work place like workshop where hot work would be सेपन। आप कुछ एरिया को डेजिनेट करना है कि यहाँ पर हॉट वर्क करना है, यहाँ पर हॉट वर्क नहीं करना है, इस टाइप का करेंगे, देन उससे भी आपका जो फायर एंड एक्सप्लोजन होने का चांसेस है, तो वो चीज को आप थोड़ा मिनिमाइज कर सकते। लाइक दैट, मान लीजिए आपका पीसीआई में वहाँ पे जो पोल का फाइन डस्ट रहता है, वहाँ पे छोटा सा स्पैटर भी अगर गिरेगा, तो वहाँ पे एक्सप्लोजन होने का चांसेस है, राइट। तो इसीलिए वहाँ पर होल्डिंग करेंगे, आपका प्रॉपर प्रिकॉशन लेके करना पड़ेगा, राइट। लाइक इधर बैटरी रूम में भी बहुत सारा जगह में उसको इला नहीं करते हैं कि हॉट वर्क करने के लिए, बिकॉज बैटरी में अगर थोड़ा सा भी स्पैटर गिरेगा, देन हाइड्रोजन गैस एक्सप्लोजन हो सकता है, राइट। तो ये चीज को हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है, तो इसलिए डेजिनेट करना है कि ये एरिया में कौन सकते हैं या नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राइट। देन कवर एनी ओपनिंग बिलो योर हॉट वर्क विथ फायर रेजिस्टेंट क्लॉथ। मान लीजिए आप ऊपर में काम कर रहे हैं, राइट, ऊपर में कुछ होल्डिंग करना पड़ रहा है आपको, तो आप क्या करेंगे, अगर वो स्पार्टर नीचे गिरेंगे तो वो किसी का ऊपर गिर सकता है या कई मेटेरियल का ऊपर गिर सकता है। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, आप स्पार्टर अरेस्टर ट्रे आइदर प्रोवाइड करना पड़ेगा, नहीं तो आपको सिरामिक क्लॉथ डालना पड़ेगा। वो डालेंगे तो आपका नीचे वो स्पार्टर नहीं गिरेगा। तो यहाँ पर आप फायर एंड एक्सप्लोजन को इस प्रकार से आप कंट्रोल कर पाएंगे, राइट। और एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस में हर इंडस्ट्री में होता रहता है, वो क्या है, ऑयल एंड पेंट ड्रॉप को जनरली वेल्डर एंड गैसकटर लोग क्या करते हैं, उसको लाके उसका ऊपर बैठ के वो लोग होल्डिंग करते हैं, जो कि हम लोग को नहीं करना है। ये जो पेंट एंड ऑयल ड्रम, ये एम्प्टी होने के बाद भी उसमें फ्लेमेबिलिटी कैपेसिटी है। अगर आप थोड़ा सा भी स्पार्टर वो आ जाएगा, देन वो फायर एंड एक्सप्लोजन वहां पे होने का चांसेस है। एंड कभी कभी हम लोग को सन प्रोटेक्शन कवर के लिए या कुछ दूसरा अरेंजमेंट के लिए हम लोग को कोटिंग करने के लिए कोई बोलता है, अगर ऑयल एंड पेंट ड्रम को हम लोग को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ऑयल थोड़ा सा भी अगर पेंट या ऑयल रहेगा, देन उसमें अगर हम लोग कोटिंग करेंगे, वहां पर भी फायर एंड एक्सप्लोजन हो सकता है। तो ये दोनों चीज को हम लोग हमेशा अवॉइड करना चाहिए। एंड क्या करना चाहिए, बिफोर स्टार्ट हॉट वर्क एंश्योर फायर एक्सटिंग्विशर। अगर हम लोग इतना प्रोएक्टिव मेजर लेने के बाद फिर भी हम लोग फायर को कंट्रोल नहीं कर पाए, इनकेस लग गया, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद तो हम लोग कुछ प्रिवेंशन के लिए कुछ रखना पड़ेगा ना। वो क्या रखना पड़ता है, फायर एक्सटिंग्विशर रखना पड़ेगा, राइट। तो किस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर आप रखेंगे, तो वो चीज हम लोग का जो फायर सेफ्टी का वीडियो में उसमें जाके आप रेफर कर सकते हैं, जो कि मैं फायर एक्सटिंग्विशर का डिटेल्स में बताया हूँ। उसमें कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ रखना है, तो वो चीज आपको वहां पे जाके चेक करना है, राइट। देन सैंड बकेट, फायर एक्सटिंग्विशर रखना पड़ेगा, सैंड बकेट भी रखना पड़ेगा एंड वाटर बकेट भी रखना पड़ेगा, वो जहाँ पे हॉट वर्क हो रहा है। ये तीनों चीज को हम लोग इंश्योर करना पड़ेगा, राइट। और एक भी बहुत हमारा हेल्थ इफेक्ट के लिए होल्डिंग का वजह से हमारा हेल्थ इफेक्ट हो सकता है। तो उसमें क्या होता है, हाजार्ड फ्यूम जनरेटेड ड्यूरिंग होल्डिंग ऑपरेशन। हम लोग जब होल्डिंग करते हैं उसमें बहुत हाजार्ड फ्यूम्स निकलता रहता है। वो फ्यूम्स डैमेज हमारा एयर वे में, जैसे पेट्रोल इंजन में अगर डीजल भरेंगे, देन क्या होगा, वो इंजन डैमेज हो जाएगा, राइट। तो ऐसा ही हम लोग का अगर हेल्थ बॉडी का अंदर वो ऑक्सीजन का जगह में अगर ये डैमेज हाजार्डस फ्यूम्स जाएगा, देन हमारा क्या करेगा, हमारा लंग कैंसर वहां पे हो सकता है, राइट। तो इसलिए हम लोग को, मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसके प्रॉपर पीपी हम लोग को यूज करके काम करना है, राइट। और कितना आप बोलेंगे अगर किस टाइप का फ्लूइड्स निकलते हैं, वो आज पर मटेरियल, जो मटेरियल या जो इलेक्ट्रोड हम लोग यूज कर रहे हैं उसका हिसाब से वो
डिफर डिफर करता है, राइट। और एक बहुत कॉमन ब्रिज अवेलेबल रहता है जो कि सब लोग को सबको मालूम है कि स्लिप ब्रिज फॉलो, ठीक है। तो ये वेल्डिंग में भी आपका ट्रिप एंड फॉल हो सकते हैं। आप बोलेंगे सर इसमें ट्रिप एंड फॉल होने का क्या चांसेस है, राइट। ये वेल्डिंग केबल देखिए आपका बहुत लॉन्ग रहता है, तो वो लॉन्ग केबल अगर आपका पाथवे में या वर्क प्लेस में प्रॉपरली आप लेइंग नहीं करेंगे, देन वहाँ पर कोई वर्कर वो ट्रिप होके वो गिर सकता है, राइट। तो इसको कंट्रोल करने क्या करना पड़ेगा, इंश्योर नो केबल टू लेइंग ऑन पाथवे। आपका जहाँ पे आप जा रहे हैं तो उस एरिया में इंश्योर करिए पाथवे में जैसे केबल नहीं रहना चाहिए, एंड ट्राई टू केप्ट ऑल केबल इन मैन हेड हाइट। आपका हेड से ऊपर रहना चाहिए, मिनिमम आपका ऐसा इंश्योर करिए 7 फुट में अगर वो केबल रह जाएगा देन आपका ट्रिप एंड फॉल होने का चांसेस एकदम जीरो हो जाएगा, राइट। तो ये कोशिश करो हमेशा वो केबल को ऊपर रखने के लिए, अगर पॉसिबल है तो। अगर बहुत सारा जगह पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट ये इंश्योर करिए आपका पाथवे पे वो केबल नहीं रहना है, राइट। थैंक यू फ्रेंड। ये टॉपिक टोटल आई थिंक ये वेल्डिंग का बारे में अच्छा सा कवर हुआ है। तो आपको कैसे लगा है वीडियो, मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज रिप्लाई करिए, एंड अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट इस प्रकार का जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो आपका पास पहुंच जाएगा, राइट। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।